डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकाशिक यंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाशिक यंत्र क्या होता है? प्रकाशिक यंत्र की डिफिनेशन ये हो जाती है कि अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके दिखाए, दूर स्थित वस्तु को नज़दीक करके दिखाने में जो मदद करे उसे हम प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्मदर्शी और एक दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दूसरा है दूरदर्शी, ये भी आपका कई प्रकार का होता है, खगोलीय दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी इत्यादि प्रकार के। तो इसमें हम लोगों को खगोलीय दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी के बारे में अध्ययन करना है। आज की वीडियो में बेसिक बात होगी सूक्ष्मदर्शी की। तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत आप लोगों को दर्शन कोण समझना होगा। दर्शन कोण क्या होता है? प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दर्शन कोण की। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। दर्शन कोण। डियर स्टूडेंट, वस्तु द्वारा या प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। यहाँ पर स्पेशली मैंने आप लोगों को दो शब्द बता दिए हैं, वस्तु द्वारा या प्रतिबिंब द्वारा। जो भी कोण आँख पर बनता है उसे हम दर्शन कोण कहते हैं। लेकिन पेटेंट बात यह है कि वस्तु द्वारा आँख पर निर्मित कोण को, बनने वाले कोण को हम दर्शन कोण कहते हैं। और वस्तु का आकार बड़ा या छोटा होना दर्शन कोण पर निर्भर करता है। अर्थात दर्शन कोण जितना बड़ा होगा आपका वस्तु उतना ही बड़ा दिखाई पड़ेगा, दर्शन कोण जितना छोटा होगा आपका वस्तु उतना ही छोटा दिखाई पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। दर्शन कोण जितना बड़ा होगा, दर्शन कोण जितना अधिक होगा कामा वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई पड़ती है। छोटा होगा वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई पड़ती। अर्थात वस्तु का आकार दर्शन कोण पर निर्भर करता है। यह है दर्शन कोण। जैसा कि हम देख लें, ये आपका एक वस्तु है और दूसरा वस्तु आपका ये है। कुछ इस प्रकार से ये आपका कोण बना रहा है और दूसरी वस्तु ये आपका कोण बना रहा है। यदि मैं इसको अल्फ़ा कह दूँ, इसको बीटा कह दूँ, तो अल्फ़ा आपका बड़ा है इसलिए बड़ी वस्तु दिखाई पड़ती है, बीटा आपका छोटा इसलिए छोटी वस्तु दिखाई पड़ती है। इसी के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि तारे अत्यंत बड़े होते हैं लेकिन फिर भी हमको छोटे दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा तारों से अत्यंत छोटा होता है लेकिन हमको फिर भी बड़ा दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा द्वारा आँख पर बनने वाला दर्शन कोण बड़ा होता है इसलिए चंद्रमा हमको बड़ा दिखाई पड़ता है, और तारों द्वारा बनने वाला दर्शन कोण छोटा होता है इसलिए हमको छोटे दिखाई पड़ते हैं। दूसरी बात ये, सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है फिर भी वो हमको गोलाकार शक्ति के अनुसार दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों? डियर स्टूडेंट, इसकी चर्चा मैं आप लोगों को थोड़ी देर बात करूँगा। पहले आप ये देखें कि प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है। इसको आप राइट डाउन कर लें। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, ये इसका संकेत होता है m। ये इसका संकेत होता है m। अब आपको दो बातें समझनी है। प्रकाशिक यंत्र द्वारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनने वाला दर्शन कोण और बिना यंत्र के आँख पर वस्तु द्वारा बनने वाले दर्शन कोण
के अनुपात को हम कह सकते हैं उसका आवर्धन क्षमता, यानी प्रकाशिक यंत्र का आवर्धन क्षमता, यानी m बराबर बीटा अपान अल्फा इसका फार्मूला होता है। तो क्या लिखेंगे, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण जब प्रकाशिक यंत्र हो बटे वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण जब प्रकाशिक यंत्र ना हो, जब प्रकाशिक यंत्र ना हो, या जब वस्तु स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर हो, अब हम इसी बात को m इक्वल बीटा अपान अल्फा कह देंगे। बीटा क्या है, प्रकाशिक यंत्र द्वारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, अल्फा वस्तु द्वारा बना आँख पर कोण जब प्रकाशिक यंत्र ना हो, या वस्तु द्वारा आँख पर बनने वाला कोण जब वस्तु स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर हो। दूसरी बात, बीटा टैन बीटा के इक्वल होगा और अल्फा टैन अल्फा के इक्वल होगा। तो हम इसी को m बराबर टैन बीटा अपान टैन अल्फा कह सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला आपका नहीं है, फार्मूला आपका ये है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बात को आप समझ लें। दूसरी बात ये, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन ये पुटअप किया कि सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, फिर भी वो हमको गोलाकार चक्ति के अनुसार दिखाई पड़ता है, क्यों? इस बात को, इस लॉजिक को भी हम समझेंगे। आप इसको अच्छे समझ लीजिए। ये आपका सूर्य है, कुछ इस तरह से AB सूर्य है, और ये आपकी पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, और ये आपका कोई कोण अल्फा है, और यहाँ पर आपकी आँख है। अब डियर स्टूडेंट, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 10⁻11 मीटर। सूर्य का व्यास कितना है? 10⁻9 मीटर। 9 मीटर। चूँकि दर्शन कोण क्या है? वस्तु द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण दर्शन कोण अल्फा, जो आपके टैन अल्फा के बराबर हो गया, और टैन अल्फा बराबर लंब बटे आधार हो गया। लंब आपका AB है और आधार आपका AE है। डियर स्टूडेंट, अल्फा इक्वल टैन AB की वैल्यू हो गई 10⁻9, AE की वैल्यू हो गई 10⁻11। ऊपर जाएगा तो 9 - 11 10⁻2 0.01 रेडियन। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, सूर्य द्वारा नेत्र पर बनने वाला दर्शन कोण अत्यंत छोटा है, इसलिए हमको सूर्य गोलाकार चक्ति के अनुसार दिखाई पड़ता है। अब हम बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसकी हम बारे में जानेंगे। ये आपका फ्रेम है, धातु का फ्रेम, और ये आपका हत्था है या हैंडल है, और ये आपका उत्तल लेंस है। आप इस डायग्राम को बुक से और अच्छे से बनाने का प्रयत्न करें, क्योंकि डायग्राम हमारा आर्ट वीक है।
जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, धातु के फ्रेम में उत्तल लेंस कसा हुआ है, पकड़ने के लिए हत्था या हैंडल लगा हुआ है, लेकिन ये कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। तो हम कहेंगे धातु के किसी फ्रेम में, लकड़ी, प्लास्टिक या लोहे का कोई भी फ्रेम हो, उसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे पकड़ने के लिए हत्था या हैंडल लगा होता है, जिसे पकड़ने के लिए हत्था या हैंडल लगा होता है। अब दूसरी बात, इसका उपयोग क्या है? अत्यंत सूक्ष्म पुर्जे की निर्मित मशीनों की मरम्मत इसी से की जाती है। घड़ी है, मोबाइल है, घड़ी और मोबाइल के पुर्जे अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिनको हम अच्छी तरीके से अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम इसकी सहायता से उन वस्तुओं को अच्छे से देख लेते हैं, जिससे मरम्मत करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा उपयोग, डॉक्टर लोग मरीज के रोगों को देखते हैं, जैसे जीभ में पड़े हुए, टंग में, जबान में किसी प्रकार का अगर वो देखना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। शरीर में किसी प्रकार के दाने हैं बड़ी मात्रा या छोटी मात्रा के, उनको हम इसकी सहायता से देखते हैं। इनका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि जब हम किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखते हैं तो उस वस्तु का काल्पनिक सीधा बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, जो बहुत ही आवर्धित होगा। इसको हम आवर्धित फोकस लेंस या आवर्धित फोकस सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो अत्यंत छोटी वस्तुओं को कई गुना बड़ा करके दिखाने में सहायता करती है। इसकी रचना क्या है? धातु या लकड़ी या प्लास्टिक के फ्रेम में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे पकड़ने के लिए हैंडल या हत्था लगा होता है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है घड़ी या मोबाइल के मरम्मत करने में इसका उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे इसके किरण आरेख की। किरण आरेख कुछ ये प्रकाशिक केंद्र हो गया और यहाँ पर आपका फोकस हो गया, और फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य में हमने एक वस्तु रख दी ए और बी। एक प्रकाश किरण हमने मुख्य के समांतर ले ली, लेंस के द्वितीय फोकस से होकर गुजर गई है, और दूसरी प्रकाश किरण हमने प्रकाशिक केंद्र से होकर ले लिया। यहाँ से थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया है। अब इन दोनों प्रकाश किरणों को यदि हम पीछे बढ़ाएं कुछ इस तरीके से, ये, और इसको यदि हम पीछे बढ़ाएं थोड़ा सा और वो कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं और इसका कई गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ए डैश और बी डैश। ये आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, जिसको हम आई कह देते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो एंगल्स बन रहा है वो बीटा का बन रहा है। तो मैं इस डायग्राम को आपको अच्छे से बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, थोड़ा आप और अच्छे से देखें इसे। ए डैश बी डैश, ये कोण आपका बीटा है। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा जब प्रकाशिक यंत्र उपस्थित हो और यदि प्रकाशिक यंत्र ना हो, अर्थात ए बी और ई, ये आपकी हो गई आँख, यहाँ पर आपकी हो गई आँख, तब ये आपको बनना है कोण एल्फा, तब ये आपको कोण बन रहा है एल्फा। तो यहाँ पर ए डैश ओ बी डैश का कोण ए ओ बी के लगभग बराबर है, ए ओ बी के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो, कुछ मैं ऐसा प्रयत्न करने की कोशिश करता हूँ। ये लो, ये लो, एक प्रकाशिक किरण हमने प्रकाशिक माध्यम ओ से ले लिया है और दूसरी प्रकाशिक किरण हमने मुखच के समांतर ले लिया, जो अपवर्तन के नियमानुसार द्वितीय फोकस होकर गुजर गई है। अब हम बात करेंगे आवर्धन की। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता m बराबर होता है बीटा अपान एल्फा, और बीटा आपका tan बीटा के बराबर हो गया, एल्फा आपका tan एल्फा के बराबर हो गया, एल्फा आपका tan एल्फा के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश ओ बी डैश में, ए डैश ओ बी डैश में कोण ए डैश ओ बी डैश बराबर
कोण AOB बराबर क्या है अल्फ़ा। और हमने इसको ले लिया tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपका AB है, लंब क्या है आपका AB, आधार क्या है आपका AO है, AO यानी यहाँ से यहाँ की दूरी हमने ले ली U, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। या इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। और इस त्रिभुज में, त्रिभुज AEB में, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं ताकि किसी प्रकार का डाउट ना हो। तो कोण AEB बराबर बीटा है, और ये आपका tan बीटा हो गया है। tan बीटा बराबर लंब बटे आधार यानी AB अपान AE हो गया है, AB अपान AE। और हम इसको क्या कहते हैं, ये जो आपका AE है इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका समीकरण बन गया नंबर 3। नंबर 3 यानी समीकरण 2 और 3 की वैल्यू हम 1 में रख रहे हैं। तो m बराबर क्या हो गया, tan बीटा की वैल्यू क्या है, tan बीटा की वैल्यू AB अपान AE, AB अपान AE। और tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, AB अपान AO, AB अपान AO। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा AB इंटू AO अपान AB इंटू AE। ये और ये आपका कैंसिल हो गया है, तो AO अपान आपका AE आ गया है। अब मैं दोनों डायग्राम को सफ़ा करने की कोशिश करता हूँ, सफ़ा करने की कोशिश करता हूँ, इसको आप अच्छे से देखें। AO ये A है और ये आपका O है, तो इसकी जो दूरी है उसको हमने मान लिया D, और आर्क से जो वस्तु की दूरी है उसको हमने मान लिया U, और ये समीकरण नंबर बन गया आपका 4। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है AO वो आपकी हो गई D, और AE आपकी क्या हो गई, वो आपकी हो गई है U, लेंस से वस्तु की दूरी। सॉरी, हाँ ठीक है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं सूत्र के माध्यम से। सूत्र क्या होता है लेंस का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर v आपका ऋणात्मक है क्योंकि ऋण दिशा में बना है, v भी आपका ऋणात्मक है, ये भी ऋण दिशा में है। 1/f बराबर माइनस 1/v और प्लस का 1/u। तो इस प्रकार ये आपका हो जाएगा 1/v प्लस का 1/f इक्वल 1/u। यदि हम, ये आपका m के इक्वल है, m के इक्वल है m। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में d से गुणा, तो क्या होगा d अपान u प्लस d अपान f इक्वल d अपान u। तो d अपान u प्लस d अपान f इक्वल d अपान u किसके बराबर है, m के बराबर है। किसके बराबर है, m के बराबर है। तो इस प्रकार हम इससे d कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/u 1/f इक्वल m। और ये समीकरण नंबर आपका बन गया है 5। ये समीकरण नंबर बन गया है आपका 5। अब यहाँ पर हम दो कंडीशन की बात करेंगे। प्रकाशिक या सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब वस्तु, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी v बराबर d पर हो या d पर बने, तो m बराबर d 1/v प्लस का 1/f। तो हमने क्या रख दिया, v की जगह पर d रख दिया, प्लस का 1/f हो गया है। तो m इक्वल d/d
प्लस का डी अपॉन एफ, डी से डी कैंसिल, तो 1 प्लस का डी अपॉन एफ हो गया है। ये सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा आवर्धन क्षमता है जब प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत दूरी पर बने, अनंत पर बने, अर्थात v बराबर इनफाइनाइट, तो क्या होगा m बराबर d 1/v 1/f, m इक्वल d, यहाँ पर इनफाइनाइट 1/f, d 0 1/f, m इक्वल हो गया d/f। ये आपके 3 फार्मूले यानी 2 फार्मूले निकल के आते हैं। ये आपके फार्मूले हैं, ये आपके फार्मूले हैं। इन फार्मूलों से क्या निष्कर्ष निकलता है, आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लें। इस फार्मूले से ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम हो तो उसकी आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, चूँकि d बराबर 25 होती है, यदि f इक्वल 1 तो m इक्वल हो जाएगा 25/1 इक्वल 25। यदि f इक्वल 5 बढ़ गया ना, फोकस दूरी बढ़ गई, तो m इक्वल हो जाएगा 25/5 इक्वल 5। यदि f इक्वल 25 तो m इक्वल क्या हो जाएगा, m इक्वल हो जाएगा 25/25 इक्वल 1। यानी इस बात से, इस 3 ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि यदि संयुक्त सरल सूक्ष्मदर्शी में लगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होगी तो उसकी आवर्धन क्षमता भी कम होगी, क्योंकि d आपका ऊपर है और f आपका नीचे है, f आपका हर में है, जिससे हमें भाग देना होगा। तो यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन हमने लिया, f इक्वल 1 तो m इक्वल 25, f इक्वल 5 तो m इक्वल 5, f इक्वल 25 तो m इक्वल 1। यहाँ पर इन तीनों निष्कर्ष से ये बात निकलती है कि यदि फोकस दूरी सरल सूक्ष्मदर्शी की कम है तो उसकी आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगी, डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको सरल सूक्ष्मदर्शी से संबंधित भिन्न भिन्न स्थितियों की जानकारी हो गई होगी। आज की कक्षा में मैंने आप लोगों को दर्शन को, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता और सरल सूक्ष्मदर्शी की संरचना, उपयोग, सिद्धांत, कार्यविधि, किरण आरेख और उनसे संबंधित भिन्न भिन्न स्थितियों में रखे वस्तु के प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता या बने वस्तु के प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता को मैंने ज्ञात करके आपको बताया है। अब इससे संबंधित भिन्न भिन्न क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आप इसको अच्छे से देखें। किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। उस सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी गणना कीजिए जिसकी आवर्धन 11 है जब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। उस सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस की फोकस दूरी की गणना करो जिसकी आवर्धन क्षमता 11 है जब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। जब 11 है
स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। उस सरल सूक्ष्मदर्शी की प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी गणना कीजिए जिसकी आवर्धन क्षमता 11 है, जिसकी आवर्धन क्षमता 11 है। तो यहाँ पर m इक्वल दिया हुआ है 11 और जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है और f इक्वल वाट और d इक्वल 25 सेंटीमीटर। सरल सूक्ष्मदर्शी की उत्तल लेंस की फोकस दूरी गणना कीजिए, उसकी आवर्धन क्षमता 11 है जबकि प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है। तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर दोनों स्थित लिख नंबर 1 और नंबर 2, जब प्रतिबिंब अनंत दूरी पर हो, अनंत दूरी पर हो। फार्मूला नंबर 1, जबकि प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, 1 प्लस का d/f, 11 इक्वल 1 प्लस का 25/f, तो 11 माइनस का 1 इक्वल 25/f, 10 इक्वल 25/f, तो 10f इक्वल 25, f इक्वल 25/10, f इक्वल हो गया 2.5 सेंटीमीटर। जब प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा तब उस लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर होगी। और यदि उसकी वहाँ पर बनेगी तब कितनी होनी चाहिए, तो m इक्वल होता है d/f, 11 इक्वल 25/f, तो f इक्वल 25/f, 11 दूनी 22.3 बचा, फिर 11 दूनी 22, यहाँ पर आपका 8 बचा, 11 से 77, फिर 3 बचा, 11 दूनी 22। इस प्रकार ये आपका हो जाता है 2.272 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को यौगिक सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना, क्रियाविधि, सिद्धांत, किरणारेख, आवर्धन क्षमता और इनसे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करूंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। मैंने कम शब्दों में आप लोगों को सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में समझाया है। आप अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई करें।